ओके आज का हमारा टॉपिक है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में बेसिकली हम जिस ड्रग की बात करने वाले हैं वो है हमारी एस्प्रिन। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग वो ड्रग्स होंगी जो बेसिकली प्लेटलेट के फंक्शन को इनहिबिट करके कोआगुलेशन को इनहिबिट करेंगे। तो बेसिकली अगर हम एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन जो है लो डोज में, आपको ये एग्जामिनेशन में जरूर मेंशन करना है, इन अ लो डोज ओनली it acts as a anti-platelet drug and the dose range is 40 to 325 milligram पर डे। अब इस डोज पे ही क्यों करती है उसका डिस्कशन बाद में। तो लो डोज पे एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट ड्रग की तरह एक्ट करती है, राइट। सेकंड, अगर हम बात करें प्लेटलेट के जनरल स्ट्रक्चर की, तो प्लेटलेट का जो जनरल स्ट्रक्चर है उस पे दो ग्रेन्यूल होते हैं, अल्फा एंड गामा। अल्फा आपका कुछ क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज करने में हेल्प करता है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर को रिलीज करने में हेल्प करता है जो कि बेसिकली कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। गामा ग्रेन्यूल्स की अगर बात करें जिसको हम डेंस ग्रेन्यूल भी बोलते हैं, तो ये कैल्शियम को रिलीज करने में, एडीपी को रिलीज करने में, और बेसिकली ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन को रिलीज करने में, जिसको हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं, में हेल्प करता है। ये तीनों आपका एक्चुअल प्लेटलेट एक्टिवेटिंग मीडिएटर्स होते हैं जो प्लेटलेट को एक्टिव करने में रोल प्ले करते हैं। इनके अलावा प्लेटलेट के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी बाई थर्ड ए रिसेप्टर होता है, और ये रिसेप्टर बेसिकली दूसरी प्लेटलेट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। इट मींस प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। जबकि इसके मेम्ब्रेन से एक स्पेशल केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोक्सिन A2, एंड ये थ्रोम्बोक्सिन A2 अगेन प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है थ्रोम्बोक्सिन A2। इतनी बात हो गई। देखिए अब हम थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को टारगेट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पढ़ने से पहले दो चीजें पता होना चाहिए। थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट एग्रीगेटर होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो कि मेनली ब्लड आर्टेरियल वॉल की ब्लड वेसल्स की वॉल से रिलीज होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो कि बेसिकली प्लेटलेट एंटी एग्रीगेटरी होता है। कैसा? एंटी एग्रीगेटरी एंड वैसो डायलेटरी होता है, वैसो डायलेटेटर होता है। तो वैसो डायलेटेशन में हेल्प करता है, प्लस एंटी एग्रीगेटरी होती है, एग्रीगेशन को स्टॉप करता है, ये एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। एग्रीगेशन किसका? प्लेटलेट का। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कॉक्स एंजाइम की। देखिए कॉक्स जो एंजाइम होते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज, वो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो जो मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो प्लेटलेट, ये प्लेटलेट का स्ट्रक्चर है, ये आर्टेरियल वॉल है, इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कॉक्स एंजाइम बेसिकली किसकी हेल्प करते हैं? वो बनाने में हेल्प करते हैं आपका थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसके डिफरेंट आइसोफॉर्म्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन G2, E2, I2, D2, F2 अल्फा। तो बेसिकली हम यहाँ PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन I2 की बात कर रहे हैं और थ्रोम्बोक्सिन A2 की। अब डिपेंडिंग ऑन कि किसके मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, आर्टेरियल वॉल के मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं या प्लेटलेट की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर स्पेशल आइसोफॉर्म ज्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें कि मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से प्लेटलेट की मेम्ब्रेन पे सबसे ज्यादा क्या बनता है, तो वहां बनता है थ्रोम्बोक्सिन A2, राइट। तो आपका थ्रोम्बोक्सिन A2 किससे बन गया? प्लेटलेट की मेम्ब्रेन पे। ये हमने यहाँ पे दिखाया भी था, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज करती है प्लेटलेट की, जो कि पोटेंट एग्रीगेटर है। जबकि आर्टेरियल जो वॉल होती है, इसकी ये जो वॉल है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल है, ये बेसिकली कॉक्स की हेल्प से क्या रिलीज करती है? आपका प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो कि एंटी एग्रीगेटरी है, उसकी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ ली है, राइट। तो अब एस्प्रिन किस तरीके से रोल प्ले करता है, तो इसकी जब एस्प्रिन की हम बात करते हैं तो एस्प्रिन एट लो डोज, इस डोज पे बेसिकली आपका कॉक्स को इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है? कॉक्स को। ये कॉक्स एंजाइम को, इस कॉक्स का नाम होता है साइक्लोऑक्सीजनेज। कॉक्स एंजाइम इसकी मेम्ब्रेन में, इनकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड की हेल्प से, जो बेसिकली अराइचिडोनिक एसिड होती है, उसकी हेल्प से क्या बनाते हैं? साइक्लिक एंडो पेरोक्साइड बनाते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कौन सा टिश्यू है वहां पे स्पेसिफिक फॉर्म और फॉर्मेशन या सिंथेसाइज्ड होते हैं। लाइक आर्टेरियल वॉल पे PGI2 की बात कर रहे हैं और प्लेटलेट मेम्ब्रेन पे TXA2 की। तो जब हमने एस्प्रिन लिया, एस्प्रिन से हमने कॉक्स को ब्लॉक किया, तो कॉक्स को ब्लॉक करने से दोनों की सिंथेसिस ओवरऑल क्या हो गई? स्टॉप हो गई। TXA2 की मेनली कहां हुई? प्लेटलेट के सरफेस पे, और PGI2 की मेनली कहां हुई? आर्टेरियल वॉल पे।
अब डिफरेंस इस बात का आता है कि जो प्लेटलेट की वॉल होती है या प्लेटलेट जो सेल्स हैं, ये बेसिकली एन्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि जो आर्टेरियल वॉल्स की जो सेल्स हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होती हैं, ये इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब जेनेटिक सेंस से है, डीएनए आरएनए से है। अब चूंकि यहां पे न्यूक्लियस है तो जीन के लेवल पे जब आपने एस्पिरिन देके कॉक्स को इनहिबिट किया, साइक्लोऑक्सीजिनेज को, तो जो सेल्स न्यूक्लिएटेड हैं वो दोबारा जेनेटिक अल्टरेशन से खुद के कॉक्स को सिंथेसाइज कर लेंगे, फ्रेश कॉक्स बना लेंगे। लेकिन जिनमें न्यूक्लियस नहीं है वो फ्रेश कॉक्स नहीं बना पाएंगे, जैसा कि एग्जांपल में है आपका ये प्लेटलेट। तो अब क्या आया, एस्प्रिन आपने दिया, कॉक्स इनहिबिट हुआ, दोनों की सिंथेसिस इनहिबिट हुई। लेकिन चूंकि अर्टेरियल वॉल की जो अर्टेरियल वेसल्स की जो वॉल है वो न्यूक्लिएटेड है, तो उन्होंने फ्रेश कॉक्स बना लिया और अगेन प्रोड्यूस करने लगे क्या, पीजीआई2। जबकि चूंकि ये इन्यूक्लिएटेड था, न्यूक्लियस नहीं था, तो इनका जितना लाइफ स्पैन है, जब तक कि फ्रेश प्लेटलेट नहीं बन जाती तब तक दोबारा क्या नहीं बनेगा, पीजीआई2। तो इसकी लाइफ स्पैन अराउंड 7 to 10 days होती है, तो तब तक क्या नहीं बनेगा, TXA2। तो ओवरऑल ये एग्रीगेटरी, ये एंटी एग्रीगेटरी दोनों में बैलेंस होता है, लेकिन एस्प्रिन देने के बाद आपका बेसिकली इसकी सिंथेसिस तो रिज्यूम हो जाती है, बिकॉज ये न्यूक्लिएटेड है, कॉक्स को सिंथेसाइज करके पीजीआई2 बना लेती है, जबकि प्लेटलेट ए न्यूक्लिएटेड होने की वजह से फ्रेश कॉक्स नहीं बना पाती और इसकी सिंथेसिस क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और इसकी सिंथेसिस डाउन हो जाती है, इट मींस टीएक्सए2 की, टीएक्सए2 जो कि क्या है, पोटेंट प्लेटलेट एग्रीगेटर है। तो एग्रीगेशन नहीं होगा, इट मींस क्लॉटिंग की मैकेनिज्म प्रमोट नहीं होगी, तब हम बोलेंगे एंटी प्लेटलेट एक्शन है किसका, एस्प्रिन का। बहरहाल देखिए, प्लेटलेट एडहेशन में या उसके प्लेटलेट के ऐसा नहीं है कि एस्प्रिन देने से इसका लाइफ स्पैन कम हो गया, तो प्लेटलेट का एडहेशन और लाइफ स्पैन में एस्प्रिन का कोई रोल नहीं होता। एडहेशन क्या, देखिए एडहेशन और एग्रीगेशन दो वर्ड है। जैसे आपका ये आपका क्या है, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल्स की जब एंडोथेलियम रप्चर होती है तो वहां से लीकेज ऑफ द ब्लड होता है, और लीकेज ऑफ द ब्लड को रोकने के लिए आपका क्या होता है, जैसे डैमेज एंडोथेलियम है, यहां से लीकेज स्टार्ट हुआ ब्लड का, तो बेसिकली यहां पे जो क्या होगा, प्लेटलेट का जो फर्स्ट लेयर ऑफ द प्लेटलेट आएगी, सपोज करिए फर्स्ट लेयर ऑफ द प्लेटलेट थी जो कि वन विली ब्लड फैक्टर से अटैच होती है प्राइमरली, तो इसको बोलते हैं प्लेटलेट एडहेशन। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट एडहेशन। और जब इस पे दूसरी प्लेटलेट इस तरीके से आती है और इसके ऊपर प्लेटलेट के ऊपर प्लेटलेट, तो इनको बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो TXA2 को इनहिबिट करके प्लेटलेट एग्रीगेशन तो इनहिबिट कर दिया गया, क्योंकि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। लेकिन प्लेटलेट एडहेशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लेटलेट एडहेशन जब फर्स्ट टाइम प्लेटलेट यहां पे अटैच होगी, राइट, तो प्लेटलेट एडहेशन और लाइफ स्पैन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हो गई। दूसरी बात देखिए, इस प्लेटलेट के जो इस TXA2 या PGI2 है, ये जब स्पेसिफिक बनते हैं, तो जैसे TXA2 बनाने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज। क्या एंजाइम होता है, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज। तो एस्प्रिन इसको इनहिबिट नहीं कर रही है, बल्कि इसके पहले इनिशियल ही कॉक्स को इनहिबिट कर दे रही है, ताकि ओवरऑल दोनों की सिंथेसिस बंद हो। तो आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि जो बेसिकली एस्प्रिन है वो थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज को इनहिबिट करके TXA2 की सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करती, वो कॉक्स को इनहिबिट करके TXA2 की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। दूसरा, अब लो डोज ऑफ एस्प्रिन ही क्यों यूज करते हैं एज एंटी प्लेटलेट एक्शन, क्योंकि हाई डोज ऑफ एस्प्रिन अगर हम यूज करेंगे तो बेसिकली जो कॉक्स होता है वो दो तरीके का होता है। जो प्लेटलेट में थ्रोम्बोक्सिन बनाने के लिए कॉक्स है वो बेसिकली कॉक्स 1 है। जब आप कॉक्स हाई डोज देते हैं एस्प्रिन की, तो हमारा कॉक्स 1 के साथ साथ कॉक्स 2 भी इनहिबिट हो जाता है, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लामेशन एंड पेन के लिए, पेन मेडिएशन के लिए। तो इन्फ्लामेशन और पेन मेडिएशन का में जब अल्टरेशन होगा, जब आप हाई डोज दे देंगे, तो कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अपसेट या कई आपको साइड इफेक्ट्स दिखाई देंगे। तो ओवरऑल इफेक्ट को ज्यादा देखने के लिए, बेनिफिशियल इफेक्ट को ज्यादा पाने के लिए और एडवर्स इफेक्ट को कम यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लो डोज ऑफ एस्प्रिन, ताकि कॉक्स 2 इनहिबिट ना हो और जीआईटी अपसेट ना हो, केवल कॉक्स 1 इनहिबिट हो, और हम कोरिलेट करें किससे, थ्रोम्बोक्सिन A2 से। So this was all about the concept of why does the aspirin at a low dose acts as an antiplatelet drug
and the mechanism of action and the general property of the platelet and their receptor present on the surface. Thank you very much.